कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहां रात के वक्त हमें एक तेज रोशनी दिखाई देती है और ये रोशनी किसी अननोन क्रिएचर की थी जिसे हम आगे कहानी में जानेंगे। फिर अगले सुबह हमें उस फार्म के मालिक को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसके आधे फसल को उसी क्रिएचर ने लगभग बर्बाद कर दिया था। फिर किसान अपने तीनों बेटे को बुलाता है और फार्म की रखवाली करने को कहकर चला जाता है और यहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो कि फार्मर का सबसे छोटा बेटा होता है। जॉन दिल का साफ और एक अच्छा लड़का था जिसका फायदा उनके दोनों भाइयों ने उठाया। उन्होंने पूरे फार्म के देख रेख की जिम्मेदारी जॉन के ऊपर दे दी और जॉन ने इसे खुशी खुशी एग्री भी कर लिया। अब रात हो जाती है और जॉन उसी फार्म के नीचे बैठा हुआ था। तभी जॉन को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। जॉन इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे अचानक एक व्हाइट कलर का बड़ा सा घोड़ा दिखाई देता है जो कि आम घोड़े के मुकाबले बहुत बड़ा था। अब जॉन ये समझ जाता है कि इन सभी के पीछे इसी घोड़े का हाथ है। जॉन जल्दी से झोपड़ी के ऊपर जाता है और एक रस्सी को घोड़े के गले पे डाल देता है ताकि वो उस घोड़े को पकड़ सके, लेकिन होता इसका उल्टा है। घोड़ा जॉन को अपने साथ ही पीछे पीछे लेके चला जाता है। तभी घोड़ा दौड़ते दौड़ते अनबैलेंस हो जाता है और वो जाके एक दलदल में गिर जाता है। अब क्योंकि जॉन उस घोड़े के पीछे था इसलिए घोड़े की जान जॉन नहीं बचाई और उसी समय हमें ये पता चलता है कि ये घोड़ा इंसानों की तरह बोल भी सकता है। जॉन घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है कि वो फार्म की तरफ कभी ना आए ताकि उनकी खेती बर्बाद ना हो। घोड़ा वहाँ से प्रॉमिस दे के चला जाता है और जॉन भी अपने घर आके सो जाता है। अगले दिन जॉन अपने नींद से जागता है और वो देखता है उसके सामने दो काले घोड़े पड़े हैं। उसी समय जॉन को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो ये कह रही होती है कि ये हमारे तरफ से तोहफा है। जॉन डर जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक घोड़े का बच्चा है। असल में इसका नाम फोल होता है जो उसी घोड़े का बच्चा होता है जिसे पिछली रात जॉन ने बचाया था। फोल ये कहता है कि मेरी माँ ने अपने तरफ से तुम्हारे लिए उनके जान बचाने के बदले एक तोहफा भेजा है। जॉन खुश हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि मैं इन दो घोड़ों को उचित दाम में मार्केट में बेचूंगा। जॉन जल्दी से दो घोड़ों को लेकर मार्केट पहुंचता है और सभी की नजर इन दो घोड़े पे होती है। पॉल जॉन से ये कहता है कि इन दो घोड़ों को उस बूढ़े आदमी के पास बेच दो, लेकिन जॉन का कहना यह था कि मैं इन दो घोड़ों को सिर्फ किंग के पास बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तभी किंग वहाँ पर आता है और उसे ये दो घोड़े पसंद आ जाते हैं। किंग उन दो घोड़ों को जॉन से ले लेता है और जॉन घोड़ों का दाम मांगता है, लेकिन किंग उसे घोड़े के बदले ये कहकर कुछ नहीं देता कि तुमने इस घोड़े को कहीं से चुराए हैं। अब फॉल जॉन को ये कहकर समझाने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इन दो घोड़ों को उस बूढ़े व्यक्ति के पास बेच दो। अब जॉन पूरी तरह से उदास हो जाता है और फॉल ये सब देख के दोबारा सीटी मारता है जिसकी वजह से घोड़े उसके पास दोबारा आ जाते हैं और ये देख के आसपास के सभी लोग ये मान लेते हैं कि ये घोड़े चोरी के नहीं है। राजा ये सब देख घोड़े के बदले उन्हें उनका दाम देने का फैसला करता है। तभी राजा का सलाहकार राजा से ये कहता है कि हम घोड़े के साथ साथ जॉन को भी रख लेते हैं ताकि आप अपने बेइज्जती का बदला जॉन से बाद में ले सको। किंग इसके लिए मान लेता है और जॉन को काम में रख लेता है। तभी हम राजा और उसके सलाहकार को देखते हैं जहाँ उसका सलाहकार राजा से ये कह रहा होता है कि क्यों ना हम जॉन को फिनिक्स बर्ड लाने के लिए भेज दे जिसे आज तक पूरी दुनिया में कोई ना पकड़ सका है। उसके बाद जब जॉन खाली हाथ महल लौटेगा तब उसे आप मौत की सजा सुना देंगे। राजा को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो जॉन को ठीक ऐसा ही करने को कहता है। जॉन इस बात से एग्री हो जाता है और वो जाने की तैयारी करने लगता है। तभी फोल उसे ये कहता है कि ऐसा करना मौत के मुंह में जाना होगा। इसके बावजूद भी जॉन जाने के लिए तैयार हो जाता है और फोल भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उससे पहले फोल जॉन को एक जंगल में ले जाता है जहाँ पर नट पाया जाता है। उसके बाद फोल कहता है कि ये नट्स फायर बर्ड का फेवरेट खाना है और जैसे ये फायर बर्ड इन नट्स को खाएगी वो एक गहरे नींद में चली जाएगी, जिसके बाद उसे पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम फिर फोल और जॉन को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर फायर बर्ड रहती है। जॉन जल्दी से नट्स को सामने की ओर फेंकता है और फायर बर्ड का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर फायर बर्ड आती है जो कि देखने में काफी सुंदर थी, जिसके पूरे बॉडी में आग जल रही थी। फायर बर्ड को वे नट्स दिखते हैं और फायर बर्ड उसे जल्दी से खाने लगती है, जिसके खाने के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि जॉन ने फायर बर्ड को पकड़ लिया था और उसे जंजीरों से बांध दिया था। अब जैसे ही जॉन फायर बर्ड के आंखों में देखता है तो उसके आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह से जॉन को उसके ऊपर दया आ जाती है। फिर जॉन बिना सोचे समझे उस चिड़िया को आजाद कर देता है। फॉल ये कह रहा होता है कि अब तुम्हें राजा जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जाते जाते फायर बर्ड जॉन को अपने पंख का एक टुकड़ा देती जाती है। जॉन कहता है कि हम राजा को ये दिखाएंगे ताकि राजा को हमारे ऊपर भरोसा हो कि हमने फायर बर्ड को पकड़ा था। जॉन किंग के पास वापस आके अपनी सारी घटना किंग को बताता है, लेकिन किंग जॉन के बातों पे एक भी भरोसा नहीं करता। फिर अगले सुबह जब जॉन को मौत की सजा सुना दी गई थी तब जॉन उस पंख को दिखाता है, लेकिन वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था। अब जैसे ही जॉन को मारा जा रहा था उसी समय फायर बर्ड वहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से सारे लोगों को जॉन के ऊपर भरोसा हो जाता है। देन किंग जॉन की इस बहादुरी के लिए जॉन को प्रमोट करता है, लेकिन किंग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजा का सलाहकार राजा को ये सलाह दे रहा होता है कि क्यों ना इस बार जॉन को माउंटेन प्रिंसेस लाने को भेज दिया जाए। पहली बात, जॉन इस मिशन में कामयाब नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो फायदा आप ही का है, आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना। किंग इस बात को मान जाता है और जॉन को उस सावर माउंटेन पे भेज देता है ताकि वो प्रिंसेस को ला सके। जॉन सावर माउंटेन तक पहुंच जाता है जहाँ का नजारा काफी खूबसूरत था। जॉन कैसल के अंदर आ तो जाता है, लेकिन जॉन इस बात से कंफ्यूज था कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, इनमें से असली प्रिंसेस कौन सी है। फिर हम देखते हैं फायर बर्ड का एक पंख लड़की के ऊपर जा गिरता है, जिससे ये पता चलता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। प्रिंसेस नींद से जाग जाती है और जॉन प्रिंसेस से ये कहता है कि मेरे राजा ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है ताकि तुम उनसे शादी कर सको। अब प्रिंसेस जॉन से ये कहती है कि अगर तुम्हारे राजा इतने ही बहादुर थे तो वो खुद क्यों नहीं
नहीं आए। जॉन कुछ कह पाता उससे पहले प्रिंसेस माउंटेन से जंप कर देती है। जॉन भी बिना कुछ सोचे समझे प्रिंसेस के पीछे पीछे माउंटेन से जंप कर देता है। हालांकि फॉल इन दोनों को बचा तो लेता है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि जॉन मन ही मन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। अब जॉन अपनी मन की बात फॉल को बताता है। फॉल बोलता है अगर तुम ऐसी गलती करते हो तो राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रिंसेस इनकी बातें छुप के सुन लेती है कि जॉन उससे पसंद करता है। अब प्रिंसेस के मन में भी जॉन के लिए प्यार उठने लगा था। अगले सुबह जॉन प्रिंसेस को लेकर अपने किंगडम पहुंचता है, जहाँ राजा जॉन को जिंदा देख बहुत गुस्सा होता है। लेकिन राजा के लोग राजा से ये कहते हैं कि इसमें आप ही का फायदा है। वहीं दूसरी तरफ जॉन निराश दिखाई देता है, जहाँ उसे प्रिंसेस की फिक्र होने लगती है। अगले सुबह राजा प्रिंसेस के कमरे में आता है और मैरिज का प्रपोजल रखता है। प्रिंसेस शादी के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी और उसकी शर्त ये थी कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे एक अंगूठी दी थी जो कि एक समुद्र में खो चुकी थी। प्रिंसेस कहती है अगर तुम वो अंगूठी मुझे ला के देते हो तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। उसी समय जॉन वहाँ पर आता है और राजा ने इस काम को भी जॉन के ऊपर सौंप दिया। अब जॉन परेशान हो जाता है कि आखिरकार इतनी छोटी सी अंगूठी पूरे समुद्र में कहाँ होगी, ये कैसे पता चलेगा। इसके विषय में जॉन अपनी माँ से बात करता है, जहाँ वो बताती है वो अंगूठी एक वेल के पेट में है जो तुम्हें समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पे मिलेगा। अगले सुबह फॉल जॉन को लेकर उस वेल तक पहुंचता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक वेल है जिसे पूरी तरह से जंजीरों से बांध दिया गया है। अब जॉन को वेल के लिए बुरा लगता है और जॉन वेल से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा किया किसने। वेल बताती है कुछ सालों पहले मैंने गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था, जहाँ बचे सेलर ने मेरी ये हालत कर दी। अब जॉन वेल को किसी तरह छुड़ाना चाहता था, जहाँ जॉन को एक आइडिया आता है। जॉन सोचता है क्यों ना इसे छींक दिलाया जाए ताकि सारी जहाज बाहर आ जाए। जॉन ठीक ऐसे ही करता है, जहाँ वो वेल के नाक में गुदगुदी करने लगता है, जिसकी वजह से वेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है और सारे जहाज बाहर आ जाते हैं। अब वेल पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी, जहाँ वो समुद्र में वापस चली गई। इधर हम जॉन को देखते हैं जो फॉल से कह रहा होता है कि हम जल्दबाजी में रिंग लेना ही भूल गए। जिसके बाद वहाँ पर एक केकड़ा आता है जो जॉन से कहता है ये वेल ने तुम्हारे लिए भेजा है, और जॉन इस अंगूठी को देख खुश हो जाता है। जॉन अब अपने राज्य को वापस लौट जाता है और उस अंगूठी को प्रिंसेस को दे देता है, जहाँ प्रिंसेस ये समझ जाती है कि फॉल एक अच्छा लड़का है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसी समय हम किंग के सैनिक को देखते हैं जो दूरबीन से इन सारी घटनाओं को देख रहा था, जहाँ वो फॉल को बोलते हुए देख हैरान रहता है। उन्हें ये लगता है कि जॉन एक डेविल है। जिसके बाद किंग फॉल के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से फॉल नीचे गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। जॉन को कैद कर लिया जाता है और उसे एक बार फिर मौत की सजा सुना दी जाती है। फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो फॉल से ये कह रही होती है कि मेरे पास एक प्लान है। इससे पहले मैंने राजा के पास एक शर्त रखी थी कि अगर वो इन तीनों पोर्ट्स में नहा के वापस निकलते, जिनमें से पहले पोर्ट में उबलता हुआ पानी, दूसरे में ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध था, तो वो पहले की तरह यंग हो जाएंगे। हालांकि किंग को प्रिंसेस के बातों में भरोसा नहीं होता और वो बोलता है मेरे से पहले जॉन इन 3 परीक्षाओं से गुजरेगा। जहाँ प्रिंसेस फॉल से कहती है कि अब मेरी वजह से जॉन और भी ज्यादा खतरे में है। साथ ही साथ प्रिंसेस कहती है कि पहले पोर्ट में मैजिकल रिंग, सेकंड में फायरबर्ड की पंख और तीसरे में लाइव एंड डेड फ्लावर डाल दिया जाए तो जॉन को कुछ नहीं होगा। अगले सुबह हम देखते हैं कि जॉन पहले पोर्ट में जैसे ही जंप करता है, प्रिंसेस चुपके से उस पोर्ट में अपनी मैजिकल रिंग डाल देती है, जहाँ से बच करके जॉन सेकंड पोर्ट में गिरता है, जहाँ फायरबर्ड की पंखुड़ी भी जा गिरती है। जॉन इस पोर्ट से भी बच जाता है और तीसरे में जा गिरता है, जहाँ फॉल उस मैजिकल फ्लावर को लाकर डाल देता है, जहाँ जॉन इन सभी परीक्षाओं को आसानी से पास कर लेता है। और अब पारी किंग की थी। किंग जैसे ही पहले पोर्ट में जंप करता है, वो एक बबल में कैद हो जाता है और वहां से चला जाता है। किंग को जाता देख सारे किंगडम के लोग खुश हो जाते हैं और जॉन को अपना नया राजा घोषित कर देते हैं। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।